अमेरिका दक्षिण अमेरिका के अंदर देश वगैरह है, उनके बारे में जाना। और आज हेडिंग लगाइए दक्षिण अमेरिका के पठार। दक्षिण अमेरिका के पठार। यार दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार है ये आपको ध्यान रखना है। देखो 3-4 पठार है जो आपको याद कर लेना है, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं और 3-4 को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। 1 मिनट के लिए हाँ जी। अब देखिएगा इसके बाद में बात करें दक्षिण अमेरिका में पठार कौन कौन से हैं। पठारों के अंदर बात करते हैं, एक आता है गुयाना का पठार। कौन सा पठार? तो आप कहेंगे गुयाना का पठार। अब गुयाना नाम आते ही आपके मन में आना चाहिए तो गुयाना कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये दक्षिण अमेरिका में है ना, तो दक्षिण अमेरिका में तो याद करो सीधा, सर गुयाना का पठार था दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद में पठार आता है जिसका नाम आता है ब्राजील का पठार। अब ब्राजील खुद ही कहाँ पे? ब्राजील नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है, तो ये आ गया ब्राजील का पठार। इसके बाद में एक पठार आता है जिसे कहते हैं पेंटागानिया का पठार, जहां पे ठंडा मरुस्थल भी है। ये आ गया कौन सा पठार? पेंटागानिया का पठार। एक आता है बोलीविया का पठार। ये 4 पठार यहाँ मुख्य रूप से हैं। बोलीविया का पठार। और चारों ही पठार प्राचीन समय के पठार हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं भारत के अंदर प्राचीन पठार पुराना है, वैसे ही ये चारों पठार भी पुरानी है। कौन कौन से? गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार, पेंटागानिया का पठार और बोलीविया का पठार। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखें दक्षिण अमेरिका की झीलें। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, यहाँ प्रमुख जो झीलें वो कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान देना है। प्रमुख झीलों की बात करें, नंबर 1 की बात करते हैं झीलों में, तो याद रखना मरकेबो झील आती है। मरकेबो, तो याद रखिएगा एक नंबर झील जिसका नाम आता है मरकेबो। मरकेबो झील। मरकेबो झील के बाद में मरकेबो झील से क्वेश्चन क्या बनता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो लिखें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एक बात याद रखना है, लवणीय झील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो है, लेकिन ये कैसी है? लवणीय झील है। और इस झील के किनारे पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम भंडार इसके किनारे है। सेंटेंस गलत बन गया, इसके किनारे पेट्रोलियम भंडार कैसे लिखना है? ये है कहां पे? वेनेजुएला में। यानी मरकेबो झील कहां है? ये है वेनेजुएला में। और इसका जो तटीय भाग है समुद्र से जुड़ा हुआ, वहां पे पेट्रोलियम के काफी भंडार है और पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है। वेनेजुएला एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है। और आप पढ़ते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, उसके अंदर भी वेनेजुएला जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखना नेक्स्ट मरकेबो झील। मरकेबो झील के बाद में झील आती है टीटीकाका झील। टीटीकाका, अब ध्यान देना एक बात का, अगर आपसे पूछे टांगानिका, टांगानिका झील कहां है? ये अफ्रीका में। क्योंकि बात आती है टीटीकाका झील कहां है, याद करना टीटीकाका झील कहां है? दक्षिण अमेरिका। अब विश्व में जितनी भी झीलें हैं इनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य जो झील है, यानी नाव चलाई जा सकती है जहां, वो झील कौन सी है? टीटीकाका है। तो टीटीकाका के बारे में लिखिएगा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, और ब्रैकेट में लिखना नौगम्य, यानी जहां नाव चलाई जा सकती है। ठीक है, तो याद रहेगा कैसी झील है? नौगम्य झील। अब टीटीकाका के बारे में एक बात और याद रखना, दक्षिण अमेरिका की मीठे पानी की बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की मीठे पानी की बड़ी झील, मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में मीठे पानी की बड़ी झील, तो आपका उत्तर आएगा टीटीकाका। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपका उत्तर आएगा टीटीकाका। एक झील लिखना है यहाँ पे जिसका नाम आता है पोपो झील। यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर की एक झील आती है पोपो झील। आपसे पूछा जाए लिम्पोपो नदी, ये है अफ्रीका में, और पोपो झील पूछी जाए तो दक्षिण अमेरिका। कैसी झील है? लवणीय झील है। कहां पे है? बोलीविया में है। बोलीविया। कौन सी झील है बोलीविया में? पोपो। याद रखिएगा, ठीक है। और बोलीविया अंदर ये टीटीकाका झील है, बोलीविया, और जो आपका बाद में आता है पेरू, पेरू सॉरी, पेरू और बोलीविया की सीमा के ऊपर झील आती है, काफी ऊंचाई पे है। ठीक है, कौन सी? टीटीकाका। तो लिखना पेरू है बोलीविया की सीमा पे। सीमा पर ये है दक्षिण अमेरिका की झील। अब बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका में नदियां कौन कौन सी? नदी का नाम तो आपने सुना होगा अमेजन, और जब अमेजन का सुना, अमेजन नाम ही अमेजन है, अमेजन है, अमेजिंग है, अमेजिंग नहीं अमेजन है। प्रीति कुलदीप, मेरे पास टेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ती है, टेस्ट सीरीज उसके साथ नहीं है। आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज का अलग से प्लान है जो आपको देखना होगा। ठीक है, चलें, इसलिए आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक, अब देखो, अब मैं एक बार क्या करता हूं, आपको मैप दिखा देता हूं दक्षिण अमेरिका की नदियों का, उसके बाद नदियों को लेकर जिक्र करेंगे। ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, आपने देखा, और एक बार दक्षिण अमेरिका की बाउंड्री देखिए। अब नदियां देखिए, एक नदी आती है ये, और इस नदी को कहते हैं ओरेनिको। यहां सागर में आगे ओरेनिको, एक नदी तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद में आ जाओ ये नदी, इस नदी का नाम आता है अमेजन। क्या नाम आता है इसका? अमेजन नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी की सहायक नदियां थोड़ी बहुत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो अमेजन की सहायक नदी है वो आती है मडीरा। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, फिर आएगा मडीरा किसकी सहायक नदी है? अमेजन की है। और एक आती है नेग्रो, ये नेग्रो भी किसकी सहायक है? ये भी अमेजन की सहायक है। यानी नेग्रो नदी भी किसकी सहायक है? अमेजन की है। और मडीरा नदी भी किसकी सहायक है? अमेजन की है। एक नदी आती है और भी अमेजन में, किंबू वगैरह, टापुज वगैरह, ये जो आप देख रहे हैं ये भी अमेजन की सहायक नदी है।
फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को से कहा जाता है राष्ट्रीय सद्भाव की नदी। उसके बाद में एक नदी आती है, ये इसे कहते हैं पराना नदी, यानी ये वाली जो नदी है इसे क्या कहते हैं? पराना नदी कहते हैं। पराना नदी 3 धाराओं से मिलकर बनती है। पराना, पैराग्वे, उरुग्वे, देशों के नाम आते हैं उरुग्वे, पैराग्वे, होने से बनती है जिसका नाम आता है पराना। तो दक्षिण अमेरिका की नदियों में एक सामान्य जो आप तथ्य देखेंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ की जो नदियां ये सारी नदियां अटलांटिक में आ रही है, यानी एक भी नदी ऐसी नहीं दिखाई दे रही होगी जो प्रशांत में जाती है। ये नदियां किधर आ रही है? सारी आप कहेंगे ये अटलांटिक में आ रही है। इनमें मुख्य रूप से बात करें तो 2 नदियां याद करनी है, एक तो अमेजन, अमेजन के बाद में ओरेनिको। इन दोनों को तो अच्छे ढंग से आपको याद करके लेना है। अब ये तो आ गया मानचित्र, अब अपन एक एक डिटेल देखते हैं। मेप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाद में आराम से बना लें, हो जाएगा बलराम जी। हाँ भाई चले आगे। अब चलो, अब अपन क्या करते हैं, एक एक नदी को लेकर के बातचीत करते हैं। यहाँ पे लिखेगा अमेजन नदी, नदी के बारे में लिखें। अमेजन नदी में लिखना उद्गम एंडीज पर्वत। समापन कहां होता है सर? समापन होता है अटलांटिक महासागर। याद रखना नोट लगा के। यह अफवाह है दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी अपवाद दृष्टि से बात करें तो विश्व में जितनी भी बड़ी नदी की बात कर रहा हूं, बड़ी लंबी तो नील है और ये कैसी बड़ी। उसके बाद नोट लगा के लिखना यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी व विश्व की नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है। यार विश्व में सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन सी? नील। और विश्व में नील के बाद में दूसरी लंबी नदी पूछी जाए तो अमेजन। घूमते देखिए चित्र जो है और जो कर्क रेखा के बीच का चित्र है लगभग उस बात को क्या करती है? कवर करती है। अब आगे लिखिए नेक्स्ट। तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, नोट लगा के लिखना अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और जो अमेजन वन है, अमेजन वन, इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ध्यान देना यहां के वनों को नाम दिया जाता है सेल्वास। क्या नाम दिया जाता है? सेल्वास। नोट लगा के लिखना अमेजन की सहायक नदी। सहायक नदियों में 2 नदियां तो महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखनी है। मडीरा, ये कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लगता है पेपर लग जाता है, वहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसके लिए आप इंपोर्टेंट लगा लें। और मडीरा की बात में बात करते हैं तो नेग्रो या नीरो, नेग्रो या नीरो, ये दोनों क्या है? तो आप कहेंगे ये दोनों अमेजन की सहायक नदियां हैं। अमेजन के बारे में आपके इतने तथ्य बनते हैं जो आपको याद कर लेना है। ओके लिखो अमेजन नदी को लेकर के अपनी इतनी सारी बातें, ठीक है? बड़ा लिखो, फिर आगे देखते हैं। एक और लाल, एक दोनों, एक हरे। बंद हो लिखिएगा लिखा कितना? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है विश्व की ना, जो लगभग 6650 किलोमीटर है और ये लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है ना। ये नदी लगभग कितनी? 6400 किलोमीटर, तो लिख दिया ना, लंबी नदी है, यहीं पे लिख दिया ना, लगभग 6400 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर। ओके चले आगे चलते आगे ना। एक नदी आती है, नदी का नाम है ओरेनिको। ओरेनिको क्या नदी का है? ओरेनिको नाम है, ओरेनिको। उद्गम, उद्गम में लिखें गुयाना का पठार। समापन, समापन में लिखें अटलांटिक महासागर। फिर नोट लगा दिया यह है वेनेजुएला की मुख्य नदी, इसकी सहायक नदी केरू पर, इसकी सहायक नदी केरू पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, यानी यहां विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जिस जलप्रपात का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात है, वो बना।
आपको भी कितना ऊंचा 979 मीटर ऊंचा। इसके ऊपर एक बुरी बांधी है, इस नदी पर बुरी बांधी बना है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा साउथ फ्रांसिस्को नदी। नेक्स्ट राष्ट्रीय सद्भाव की नदी कहते हैं इसको, साउथ फ्रांसिस्को नदी। और ये जो साउथ फ्रांसिस्को नदी है इसे कहा जाता है राष्ट्रीय सद्भाव की नदी, राष्ट्रीय सद्भाव की नदी। क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय सद्भाव की नदी कहते हैं, राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा भी, राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं, ठीक है। ब्राजील के पठार से निकलती है, अटलांटिक में जाती है, तो लिखें ब्राजील के पठार से उद्गम कहां से होता है? ब्राजील के पठार से, और समापन तो अटलांटिक में होता है, लेकिन समापन अटलांटिक, समापन कहां होता है? अटलांटिक में होता है, इतनी बात है बस। यह है साउथ फ्रांसिस्को नदी, जिसे राष्ट्रीय सद्भाव की नदी कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं। ब्राजील के पठार से उद्गम होता है, समापन कहां पे होता है? अटलांटिक सागर के महासागर। एंजल जलप्रपात है ना, लिखा दिया लिखा है। हाँ जी सुनिए फिर इसके आगे बात तो सही है। राष्ट्रीय एकता की नदी क्यों कहते हैं? तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, इतना तो मेहनत देने को मैंने नहीं किया, क्यों कहते हैं? लेकिन कहते हैं, तथ्य है, क्वेश्चन आया हुआ है, अपन ने क्या कर लिया, इसको नोट्स में लिख लिया है। इस बात को क्यों कहते हैं इसके लिए बताते हैं, कोई तथ्य नहीं बता पा रहे हैं ना, आगे चलें। अब और तथ्य था इसलिए हमने जाना इसको बोल नहीं किया, अगर इसकी जगह कोई कॉन्सेप्ट होता तो हम जरूर बोलते इसके ऊपर। लेकिन नीचे पराना नदी, कौन सी नदी? पराना नदी, ध्यान देना, लिखो उद्गम ब्राजील का पठार, ठीक है। समापन रियो डी प्लाटा, वहां पर होता है रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा ये अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद में सहायक नदी, सहायक पराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, सहायक नदी। फिर लिखें बांध, इस नदी में एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम आता है इटापू बांध। कौन सा बांध आता है? तो आप कहेंगे इटापू बांध। और इटापू बांध बना हुआ कहां पे? तो लिखना ब्राजील व पराग्वे की सीमा, ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। ये पहला तो लिखें ब्राजील का पठार उद्गम होता है, ठीक है। एक बात और लिखना, पराना पराग्वे प्लस उरुग्वे, इनका जो सामूहिक नाम आता है इन्हें कहते हैं ला प्लाटा, सामूहिक नाम, सामूहिक नाम, ओके। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ तथ्य वगैरह उनको लेकर के बातचीत करेंगे। तो पहले लिखिए, हाँ जी, तो ये है अफ्रीका की नदी। कितनी चीजें आपको लिखनी, ठीक है। ये कहां की नदियां हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी। अब नेक्स्ट जो अपनी बातें होंगी वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को लेकर के बातचीत करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर तथ्य होते हैं। अब लिख पाए ना, अब नेक्स्ट लिखिएगा क्या था। ये तो नदी आ गई, ये देखो एक बार वापस से, ये ओरेनिको नदी है, अटलांटिक में जा रही है। ये नेग्रो नदी है, मडीरा नदी है, टापोज नदी है, किंगू नदी है। ये सारी की सारी नदियां कहां पे हैं? आप कहेंगे किसमें जा रही है? अमेजन में। और अमेजन नदी कहां जा रही है? तो आप कहेंगे अमेजन नदी, ये रेखा दिखा रहा है, सॉरी मध्य रेखा दिख पा रहा है, सॉरी रेखा का नाम कौन सी रेखा है? मध्य रेखा। और मध्य रेखा के पास कहां जा रही है? अटलांटिक सागर में। उसके बाद में आप देखते हैं तो इधर से आपका नदी आती है कौन सी? पराना। ये पराना पराग्वे उरुग्वे सब मिलकर कहां आती हैं? आप कहेंगे रियो डी ला प्लाटा। उसके बाद में साउथ फ्रांसिस्को नदी अटलांटिक में ही जाती है, जिसे सद्भाव की नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलेंगे आगे, चलते हैं आगे सुनिए। अब दक्षिण अमेरिका को लेकर के कुछ तथ्य जो है वापस सामने आएंगे, इन तथ्यों का आपको देखते हुए चलना और बातें करते हुए चलो, ओके। चलें आगे, नहीं में चलते। ये क्यों काम नहीं कर रहा इसका? इसे करना चाहिए था तो। हाँ सुनिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? पहली बात तो याद रखें आप, ब्राजील। चाहे आप जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे और चाहे आप बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जनसंख्या में भी सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे ब्राजील। और क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है तो भी आपका उत्तर क्या आएगा? ब्राजील। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा कौन है दक्षिण अमेरिका का? ब्राजील। और बात करते हैं अपन क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। तो दोनों ही तथ्य आप लिख सकते हैं, यानी ब्राजील दोनों ही दृष्टि से बड़ा है, चाहे आप क्षेत्रफल की बात करें और चाहे आप जनसंख्या की। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों ही दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो आपका देश है वो कौन सा? ब्राजील।
ब्राजील की सीमा जैसा कि हमने मैप में देखा इक्वेडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से लगती है। यानी ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश रहा जिसकी सीमा केवल 2 देशों से नहीं लगती। कौन कौन से 2 देशों से नहीं लगती? एक तो इक्वेडोर से नहीं लगती और एक चिली से नहीं लगती। इक्वेडोर और चिली के अलावा ब्राजील की जो सीमा है ये दक्षिण अमेरिका के तमाम देशों के साथ लगती है। केवल 2 ही देश हैं जिनके साथ नहीं लगती। 2 देश कौन से हैं? एक तो इक्वेडोर है और एक कौन सा चिली। ब्राजील के अंदर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सॉरी विश्व में आपका उत्तर आएगा ब्राजील। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ के जो कॉफी के बागान है वहाँ इन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। इसमें फिंका लिख दिया बाय मिस्टेक। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ जो कॉफी के मैदान है उन्हें क्या कहा जाएगा? तो लिखिएगा यहाँ कॉफी के जो मैदान है उन्हें कहा जाएगा फेजेंडा। तो लिखें यहाँ कॉफी के मैदानों को फेजेंडा कहा जाएगा। क्या कहते हैं? यहाँ कॉफी के मैदान फेजेंडा कहलाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान आया इसलिए हम थोड़ा साइड में, ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। और चलिए देखते हैं कि यहाँ ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है इन्हें कहा जाता है फेजेंडा। ये याद रख लेना, ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान है इन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फेजेंडा कहते हैं। थोड़ा सा हिसाब नहीं निकला, अपन लिख लेते हैं। ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान है इनको कहा जाता है फेजेंडा। तो याद कर लेना, ब्राजील में कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। इसलिए प्रश्न आते हैं कई बार, याद रखना ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और बोलिविया के अंदर जो कॉफी के बागान है उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखना बोलिविया के अंदर कॉफी के जो बागान है इन्हें कहा जाता है फिंका। बोलिविया में कॉफी के बागान नहीं कहेंगे फिंका। और बात करते हैं ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है इन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। दोनों चीजें याद कर लेना, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहेंगे? फेजेंडा कहेंगे और बोलिविया में कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फिंका कहेंगे। दक्षिण अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो नगर है और जो कॉफी मंडी है वो कौन सा है? साउथ पोल है। याद करें, यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर जो कॉफी मंडी के रूप में जाना जाता है वो कौन है? साउथ पोल। और कॉफी का बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस। यानी जहां से कॉफी का निर्यात होता है वो कौन सा है? सेंटोस। और यहाँ कॉफी पाई ही क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ एक अपन यूं कहे लेटेराइट मिट्टी तो नहीं कह सकते, एक उसी प्रकार किसी की मिट्टी रहती है उसे कहते हैं टेरा रोसा मिट्टी। और टेरा रोसा मिट्टी के कारण यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। और वो टेरा रोसा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्राजील के पठारी भाग में। तो ब्राजील के पठारी भाग में टेरा रोसा नामक मिट्टी है और उसी मिट्टी की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या होता है? कॉफी का उत्पादन। ब्राजील से संबंधित तथ्य यही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की जो सीमा इक्वेडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से लगती है। ब्राजील कॉफी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफी के बागानों को यहाँ पर फेजेंडा कहते हैं। बोलिविया में कॉफी के बागान या कॉफी के बागान फिंका कहलाते हैं। यहाँ बात करते हैं तो आपका कॉफी मंडी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर साउथ पोल है। इसके बाद में बात करें तो अपने पास आता है क्या सर और देखते हैं ब्राजील से संबंधित या दक्षिण अमेरिका से संबंधित तथ्य। ब्राजील की राजधानी आती है जिसका नाम आता है ब्राजीलिया। ये ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ है। ब्राजील की राजधानी जो ब्राजीलिया है ये क्या है? तो आप कहेंगे ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ है। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है जहां पर सड़कें एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है जो कौन से पैटर्न पर बसा हुआ है? तो आप कहेंगे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ये ग्रिड पैटर्न पर। ग्रिड पैटर्न का मतलब जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं वो पैटर्न क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे उस पैटर्न को ग्रिड पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का ही चित्र आता है जिसका नाम आता है इटाबिरा चित्र, काराजास चित्र। ये किसके लिए जाने जाते हैं? लोहा इस्त्री के लिए जाने जाते हैं। वैसे अपन खनिजों के आंकड़े करते हैं विश्व के अंदर देखते हैं, लोहे के लिए बहुत अलग-अलग जगह अलग-अलग खाने जानी जाती हैं, लेकिन ब्राजील की बात करें अपन तो ब्राजील के अंदर याद रखिएगा इटाबिरा और काराजास जो लोहा इसका चित्र है ये जाने जाते हैं। और अमापा की खाने जो जानी जाती है किसके लिए? मेघ के लिए। ब्राजील में ही एक शहर आता है जिसका नाम आता है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील में एक शहर का नाम आता है क्या? रियो डी जेनेरियो। अब पहला पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए कहां हुआ था तो आप कहेंगे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसी में एक एजेंडा 21 का मतलब है इस प्रकार से 21 बिंदुओं का एक प्रोफार्मा तैयार किया गया था और उसमें क्या था? उस 21 बिंदुओं के प्रोफार्मा में ये था कि पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से बढ़ती हुई जो अपन कह संकट बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है, यानी जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं इन समस्याओं को लेकर यहां जिक्र किया। रियो डी जेनेरियो को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्निफिसेंट सिटी। ब्राजील की बात करें, ब्राजील से विश्वत रेखा भी गुजरती है, मक्कर रेखा। मैं मिस्टेक से भी पीछे कर्क रेखा बोल दिया था, कर्क रेखा यहां से नहीं गुजरती है, मक्कर रेखा और विश्वत रेखा यहां से गुजरती है। यहां रोमन कैथोलिक जो अनुयायी हैं वो ज्यादा रहते हैं। और ब्राजील का जो भीतरी भाग उसे कटिंगा कहते हैं। पठार अफ्रीका में ब्राजील के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कटिंगा कहते हैं। ब्राजील की मुख्य वनस्पतियों में बात करें तो सिंकोना और टोरबा है। टोरबा एक प्रकार से जैसे चाय होती है उसी प्रकार से पेय पदार्थ है टोरबा। ब्राजील के अंदर पाई जाने वाली जो मुख्य वनस्पतियां हैं इन मुख्य वनस्पतियों में सिंकोना और टोरबा दोनों हैं। तो चाय जैसा पेय पदार्थ यहां पे देखने को मिलता है टोरबा, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ शहर है। ब्राजील का इटाबिरा काराजास लोहा इसका चित्र है। अमापा की खान मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। रियो डी कल मिलेगा क्लास चलेंगे। तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो
1992 का पहला पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया। इसे मैग्निफिसेंट सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से विश्व और मकर दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। रोमन कैथोलिक के अनुयायी यहाँ देखने को मिलते हैं और ब्राजील का जो भीतरी भाग है उसे आप किस नाम से जानते हैं? टटंगा के नाम से जानते हैं। ब्राजील के अंदर पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? आप कहेंगे सिंकोना, टोरबा, ये यहाँ की क्या मुख्य वनस्पति। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्या आता है देखते हैं। चिक्किल च्युइंगम जिसे आप कहते हैं और कार्नोवा रबर का वृक्ष यहाँ पे पाई जाते हैं ब्राजील वाले क्षेत्र में। इन वनों का ब्राजील के लिए आर्थिक महत्व नहीं है और ब्राजील के अंदर तंबाकू, मक्का, नारियल इनका उत्पादन होता है, कोई खास बात नहीं है। और थोरियम उत्पादन में भारत के बाद में ब्राजील दूसरे नंबर पे और बॉक्साइट के उत्पादन में ब्राजील दूसरे नंबर पे। बॉक्साइट का अपन उत्पादन पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्राजील का सॉरी बॉक्साइट का वो आपका अधिक उत्पादन होता है। ये लिखिएगा तो छोटा क्या है, हां यही है सब कहीं नहीं लिखें एक बार आप क्या देखते हैं बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी एक पाई कितना लिख पाए। ओके वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? हो रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अगली बात आती है अर्जेंटीना। यहाँ का एक देश हो रहा है अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। एक बात याद रखिएगा, यानी दक्षिण अमेरिका का दूसरा जो बड़ा देश है वो कौन सा है? ध्यान देना, दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश अर्जेंटीना। जैसे ब्राजील में घास के मैदान होने क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। वैसे ही याद रखना अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ब्राजील में घास के मैदान क्या कहलाएंगे? कंपास। वैसे ही याद रखना अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या कहलाएंगे? कंपास। और यह विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पे? ध्यान देना, सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो में है। बात करें सबसे बड़ा मांस का निर्यातक शहर कौन सा है? आप कहेंगे अर्जेंटीना। यहाँ के पशु फॉर्म जो है ना इनके एक्टोन्सिया कहा जाता है और पशुपालक जो है इन्हें ग्वांच या ग्वांको कहा जाता है। पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वांच या ग्वांको। और यहाँ के पशु फॉर्मों को क्या कहते हैं? एंटोसिया। ये प्रश्न आया हुआ है, इससे पूछा जा सकता है। ब्यूनस आयर्स है जो अर्जेंटीना की राजधानी और बड़ा नगर है, कोई खास बात नहीं। ग्रीन चाको जो घास के मैदान है यहाँ, तो वहाँ पे वेबरको नामक वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, ग्रीन चाको मुख्य रूप से जो ग्रासलैंड है वो आपका अर्जेंटीना के उत्तरी भागों के अंदर है। बोलिविया वाला भाग है, उसके अलावा पेरू वाला भाग वहाँ पे। यहाँ गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बाहिया ब्लांका और रोजेरियो ये यहाँ के दो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। याद रखना ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी का बड़ा नगर है। ग्रीन चाको क्षेत्र में वेबरको नामक वृक्ष है। यहाँ के बाहिया ब्लांका और रोजेरियो जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वही। अब सुनो, इसके बाद में आता है बोलिविया। बोलिविया में याद रखना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? बोलिविया में। स्थलरुद्ध दो ही देश हैं, एक तो बोलिविया है, एक पराग्वे है। और इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए बड़ा कौन सा, तो बोलिविया, पराग्वे छोटा है। ठीक है, तो याद रखें दक्षिण अमेरिका का बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा? बोलिविया। ये बात पहले लिख चुके हैं, पर ये बोलिविया पराग्वे वाली दो देश लैंडलॉक हैं, एक तो बोलिविया और एक कौन सा? आपका पराग्वे। याद रखना यहाँ की राजधानी कौन सी है? लापाज, बोलिविया की। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रशासनिक राजधानी है, यानी लापाज शहर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रशासनिक शहर है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। अपन पढ़ के आए, टिटिकाका झील है जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची क्या है? तो आप कहेंगे नौगम्य झील है। कौन सी है सबसे ऊंची नौगम्य झील? तो आपका उत्तर आएगा टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा लापाज। लापाज कहाँ की राजधानी है? लापाज बोलिविया की राजधानी। लापाज कहाँ की राजधानी है? बोलिविया की। तो याद रखना बोलिविया टीम उत्पादन में अग्रणी देश है, एक खास बात। बोलिविया से दो प्रश्न बने, एक तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थलरुद्ध देश कितने हैं? दो हैं, एक तो बोलिविया और एक पराग्वे। बोलिविया की राजधानी कौन सी? लापाज। लापाज ऊंची राजधानी, ऊंचा प्रशासनिक नगर है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। बोलिविया टीम उत्पादन में अग्रणी देश है। उसके बाद बात करते हैं चिली। उत्तर से दक्षिण पट्टिका के रूप में फैला हुआ देश है। चिली की बात करें क्या? उत्तर से दक्षिण पट्टिका के रूप में फैला हुआ देश है चिली। यह देश मुख्यतः तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। चिली किसके लिए जाना जाता है? तो आपका उत्तर आएगा चिली तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है और तांबा राजधानी है चिली। चिली के अंदर अगर तांबे की खान पूछी जाए तो याद कर लेना चुकिकमाटा की खान। आज की क्लास का एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में देखने को मिल सकता है सीधा। चुकिकमाटा की खान कहाँ है? याद कर लेना चुकिकमाटा की खान कहाँ पे? चिली में। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। चिली चिली कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ खान कौन सी? चुकिकमाटा की खान है। ये क्षेत्र सोडियम नाइट्रेट और कैलिक जमाव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक शहर आता है सेंटियागो जो शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। चिली के दक्षिण पश्चिम में एक द्वीप आता है वेलिंगटन और चिली के दक्षिण में द्वीप आता है पुंटा एरिनास। तो लिखिए लिख पाएगा। पीछे वाली दोनों साइड अभी आप क्लास के बाद में देख के लिख लेना ना, आराम से करते हैं पोस्ट करके। एक देश आता है जिसका नाम आता है उरुग्वे। उरुग्वे देश पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिसे? याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा जिसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है।
दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं उनमें आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, आपका उत्तर आएगा उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। प्रथम फुटबॉल कप का आयोजन नहीं हुआ, मोंटेविडियो नाम का शहर हुआ, मोंटेविडियो से। आगे देखो, एक देश आता है यहाँ का पेरू, जहाँ से प्रश्न हो सकता है। दक्षिण अमेरिका का तीसरा बड़ा देश है जिसकी राजधानी कौन सी, लीमा है, और यह देश फास्फेट भंडार के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है, फास्फेट भंडार के लिए जाना जाता है। इक्वेडोर वाटविल शहर को पर्ल ऑफ द पैसिफिक कहता है, पर्ल ऑफ द पैसिफिक। इक्वेडोर प्रशांत के तट पे। कोलंबिया के बारे में अपन ने पढ़ा था, प्रशांत और अटलांटिक दोनों के साथ सीमा बनाता है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पन्ना उत्पादक सदस्य है। वेनेजुएला यहाँ आपको बताया था